हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको आज की इस वीडियो में। और आज हम एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने जा रहे हैं। पेपर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है एज पर दी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंड एएस 33। इसका मतलब है अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि इसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन का ज्यादा इंप्लीकेशन होता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादातर स्टूडेंट बोर हो जाते हैं करने में, समझने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मजा आता है। तो आइए हेडिंग डालेंगे, इंड एएस 33 अर्निंग पर शेयर। इंड एएस 33 अर्निंग पर शेयर। इंड एएस 33 अर्निंग पर शेयर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो ये एएस के अंदर मैं लगभग पूरा लिखवाऊंगा आपको, और अगर आप भी लिखना चाहोगे तो बढ़िया रहेगा। इंट्रोडक्शन सर कितनी क्लास लगभग लग जाएगी इस एएस में? देखिए लिखवाने में है तो मेरे हिसाब से 3 या फिर 4 क्लास लग जाएगी, क्योंकि मेरा लिखा हुआ नहीं है इसमें। मैंने लिखा नहीं है, मैं लिखवाऊंगा आपको साथ के साथ। क्योंकि क्या है कि स्टडी मैट के अंदर ना बहुत सारे कंटेंट डाला हुआ है अननेसेसरी, क्योंकि स्टडी मैट डालता है क्योंकि उसको बुक भी कर दिखानी है। बट हमें टू दी पॉइंट पढ़ना होता है, क्योंकि हमारे पास और भी पूरे चैप्टर होते हैं और भी सिलेबस का पार्ट होता है। तो टू दी पॉइंट हमें बातें पढ़नी होती है जितना हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट पार्ट है। तो उसके लिए मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ उसको। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे थोड़ा बहुत, बिल्कुल चलते चले जाएंगे। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे पहला लिखना अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर जिसको हम प्यार से आज के बाद ईपीएस कहेंगे। ईपीएस इज मेजर, इज अ मेजर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। परफॉर्मेंस ऑफ द इज मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। दिस इंड एएस requires to comply, requires the entity to calculate and present the EPS, present the earning per share, इसको हम EPS कहेंगे, present the EPS on the face of the statement। तीसरा अर्निंग पर शेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पूरा लिख लो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एक मिनट दीजिएगा। फॉर करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। अर्निंग पर शेयर is of two type। एक है हमारा ईपीएस, जिसको हम, एक है हमारा बेसिक ईपीएस और एक है हमारा डिल्यूटेड ईपीएस। चलिए पहले इतना लिख लीजिए इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर मैं आगे समझाने की कोशिश करता हूँ इसको। तो इंट्रोडक्शन पार्ट ये रहा। और देखिए मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट से देख रहे हैं, ठीक है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो जब मैं आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कराऊंगा तो उसके अंदर कुछ पॉइंट है जो हम नहीं पढ़ेंगे, जो कि अननेसेसरी पॉइंट डाले गए हैं। मैं इतना सारा पढ़ा दूंगा ना आपको, इतना सारा पढ़ा दूंगा कि पेपर के अंदर कोई भी अगर इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आएगा ना, आप 100%, 200% अटेम्प्ट कर लोगे। तो बेफिक्र होके मेरे तरीके से इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पढ़िए, और स्टडी मैट पर इससे कंपेयर मत करना।
स्टडी मैट से कंपेयर इसलिए नहीं करना मैं इसमें, बाकी तो किसी में भी कर लो, क्योंकि मैं स्टडी मैट की कोई भी थ्योरी इसमें नहीं लेने वाला। इसमें मैं अपनी बनाई हुई थ्योरी डालूंगा और कुछ फाइनल की थ्योरी डालूंगा, जिसमें सीए फाइनल और सीएमए फाइनल दोनों आया था, क्योंकि वहीं पर आते थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अब यहाँ डाल दिए गए हैं इंटर में, तो वहां के लूंगा। तो और इसको इजी मैनर में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, इजी मैनर में कराऊंगा, क्योंकि इसमें थ्योरी तो कोई आने की है नहीं, इसमें सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछेगा दोस्तों आपसे। अब हम बात कर लेते हैं कि अर्निंग पर शेयर क्या होता है और इसको हम निकाल क्यों रहे हैं। पहले तो बात करते हैं अर्निंग पर शेयर की। देखिए नाम में ही आ रहा है अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे एक इन्वेस्टर कितने पैसे अर्न कर रहा है, दिस कॉल्ड अर्निंग पर शेयर। मान लेते हैं दोस्तों कि मैंने एक कंपनी के अंदर पैसा लगाया और मैंने उसके 5,000 शेयर खरीदे एक कंपनी के। अब साल के एंड में कंपनी ने मुझे प्रॉफिट का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दिया और वो शेयर के अकॉर्डिंग दिया, है ना, क्योंकि अगर मैं किसी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदूंगा तो उस पे जो मुझे रिटर्न मिलता है, वही मेरे उस शेयर पे अर्निंग होती है। मैंने किसी कंपनी के 5,000 शेयर खरीदे और 5,000 शेयर खरीदने पर कंपनी ने मुझे इसके बदले में कितना दिया, कंपनी ने मुझे इसके बदले में टोटल अमाउंट पे किया 50,000 रुपीज का। इसका मतलब अगर आप ये देखें कि 5,000 शेयर मेरे पे थे और इस 5,000 शेयर के बदले में कंपनी ने मुझे 50,000 रुपए दिए। अब इस हिसाब से अगर आप इस हिसाब से नोटिस करोगे तो एक शेयर पे आपने कितना पैसा आपने कंपनी ने आपको पे किया। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, शेयर होल्ड कितने कर रखे हैं, 5,000 शेयर होल्ड कर रखे हैं हमने, ठीक है। तो मान लो मिस्टर ए ने 5,000 शेयर होल्ड कर रखे किसी कंपनी ऑफ ए लिमिटेड कंपनी के 5,000 शेयर होल्ड कर रखे हैं। ए लिमिटेड पेड 50,000 प्रॉफिट टू मिस्टर ए को 50,000 का प्रॉफिट दिया उन 5,000 शेयर के बदले। तो मिस्टर ए अगर इस कैलकुलेशन करेंगे तो मिस्टर ए ने एक शेयर पे कितना कमाया, तो अर्निंग पर शेयर बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, अर्निंग पर शेयर। तो 50,000 रुपए दिए और टोटल कितने शेयर खरीदे थे, एक टोटल 5,000 शेयर खरीदे, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई और यहाँ पर आ गया 10। इसका मतलब 10 रुपीज पर शेयर पे अर्निंग है। मतलब ये जो ए लिमिटेड कंपनी है ये मिस्टर ए को एक शेयर पे 10 रुपए की अर्निंग कमा कर दे रहे एक साल में। मतलब आप किसी कंपनी में अगर 5,000 शेयर खरीदोगे तो एक शेयर पे 10,000 रुपए आपको मिल जाएंगे। अगर यही दूसरी कंपनी होती तो दूसरी कंपनी कह रही है कि हम एक शेयर पे 20 रुपए देंगे आपको। तो अब मुझे को बताओ, आपके पास दो कंपनी है सामने, अब आपको पैसा इन्वेस्ट करना, आप एक इन्वेस्टर हो, आपकी किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं। एक कंपनी कह रही है कि हम आपको हर एक शेयर पे 20 रुपए की अर्निंग कमा कर देंगे और एक कंपनी कह रही है कि 10 रुपए की अर्निंग कमा कर देंगे। मतलब आप जितने शेयर हमारे खरीदोगे उस पे हम 10 रुपए के हिसाब से आपको साल के एंड में अर्निंग देंगे, और एक कह रही है 20 रुपए के हिसाब से देंगे। तो बताओ आप किस कंपनी के शेयर खरीदोगे, उस कंपनी के शेयर खरीदोगे जो कंपनी आपको अर्निंग ज्यादा कमा कर देगी। तो सिंपल सा डिसीजन मेकिंग है पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, भाई जहां पर अर्निंग पर शेयर ज्यादा होगा मैं वहां पैसा लगाऊंगा। सिंपल सी बात है भाई, मुझे एक शेयर पे 10 रुपए मिल रहा है, वहां एक शेयर पे 20 रुपए मिल रहे हैं मुझे, तो मैं पैसा वहां लगाऊंगा ना जहां मुझे ज्यादा अर्निंग पर शेयर मिल रहा है। समझ आया? तो अर्निंग पर शेयर तो ये रहा। अब अर्निंग पर शेयर हम निकाल इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें परफॉर्मेंस को मेजर करना है। सर परफॉर्मेंस हम अपनी कंपनी के साथ भी मेजर कर सकते हैं और दूसरी कंपनी के साथ भी मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल सुनिए, मान लो मैंने पिछले साल मेरा अर्निंग पर शेयर था 80 रुपए का, पिछले साल मेरा अर्निंग पर शेयर था, प्रीवियस ईयर में अर्निंग पर शेयर कितना था हमारी कंपनी का 80 रुपीज, मतलब हम अपने शेयर होल्डर को एक शेयर पे 80 रुपए दे रहे थे। इस बार हमारा अर्निंग पर शेयर है एक शेयर पे 10 रुपए और 100 रुपए। इसका मतलब आप देखो पिछले साल हमारा 80 रुपीज का अर्निंग पर शेयर था, मतलब एक शेयर पे शेयर होल्डर को 80 रुपए मिल रहे थे। इस करंट ईयर के एंड में एक शेयर पे अब 100 रुपए मिल रहे हैं। तो बताओ कंपनी ने ग्रो करा या नहीं करा? यस, कंपनी ने ग्रो करा। तो हम अपने प्रीवियस डाटा को और करंट ईयर के डाटा से हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर करके ईपीएस की हेल्प से परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस पिछले साल से कैसी रही। ये एक पॉइंट होता है अर्निंग पर शेयर इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, कि दो कंपनी अपने
डाटा प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के डाटा से अपने आप को अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अपने डाटा से मेजर करो। मान लेते हैं आपकी कंपनी और सेम आप ही की टाइप की एक इंडस्ट्री है, लेट सपोज एग्जांपल ले लेते हैं टाटा मोटर्स एंड सुजुकी मोटर्स, ठीक है जी। अब टाटा मोटर का एक शेयर पे प्राइस है मान लो 100 रुपए, जबकि सुजुकी मोटर एक शेयर पे 250 रुपए दे रही है। इसका मतलब टाटा मोटर अपने आप को कंपेयर जब दूसरी सेम इंडस्ट्री से कर रही है तो वहां पर भी अर्निंग पर शेयर के हिसाब से परफॉर्मेंस को मेजर कर सकती है। भाई हम कम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम कम कमा रहे इसलिए हमारा कम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बहुत ज्यादा कमा रहे तो इस तरीके से परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं। तो हम अपने कंपनी के अंदर भी परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं ईपीएस की हेल्प से, और कंपनी टू कंपनी सिमिलर नेचर की इंडस्ट्री पे भी परफॉर्मेंस मेजर की जा सकती है। इसलिए पहली लाइन में लिखा है अर्निंग पर शेयर इसलिए निकालते हैं इज मेजर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट किया जाता है। अर्निंग पर शेयर क्या होता है, एक शेयर पे एक शेयरहोल्डर ने कितना पैसा कमाया। In this Ind AS required the entity to calculate and present the earning per share on the statement of P&L for current year and previous year। दोस्तों जब मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भी बताया था। अब उस स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर मैंने आपको लास्ट में दिखाया था कि यहाँ पर दो कैटेगरी होती है। आई थिंक मैंने फॉर्मूला में उतारा नहीं उतारा, पर लेट मी चेक, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यहीं पर कहीं पर वो नोट्स भी होंगे ही इसी में, क्योंकि पढ़ाया तो इसी से पैनल से ही। फाइनेंशियल नोट्स मिल गए मुझे, हाँ जी ये देखिए। अब आपका वहीं खुलेगा जहां पर मेरे को चाहिए था। ये तरीका मैंने आपको पढ़ाया था, याद है आपको? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल मैंने आपको पढ़ाया था, और जब मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल पढ़ाया था तो मैंने कितना पार्ट आपको पढ़ाया था, मैंने सिर्फ आपको यहां तक पढ़ाया था, यहां तक प्रॉफिट और लॉस फॉर प्रायर पीरियड यहीं तक पढ़ाया था। इसके बाद देखना क्या लिखा हुआ है, अर्निंग पर इक्विटी शेयर, एक शेयर पे आपकी कितनी अर्निंग है। इसमें दो कैटेगरी बनाई गई, एक बोला बेसिक अर्निंग, एक होता है डिल्यूटेड अर्निंग, डिल्यूटेड अर्निंग। अब बेसिक अर्निंग और डिल्यूटेड अर्निंग क्या होता है, बस इस पूरे इंड एएस में हमें यही समझना है, और यहां समझकर हम किस तरीके से अपने बेसिक अर्निंग को प्रेजेंट करते हैं अपने पीएनएल में, और किस तरीके से डिल्यूटेड अर्निंग को प्रेजेंट करते हैं अपने पीएनएल में। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें दो बातें बताना सिखाता है, दो चीजें करवाता है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि एक शेयर पे कितनी की अर्निंग करी वो कैलकुलेट कर लेना, दूसरा परफॉर्मेंस मेजर कैलकुलेट करना है, और तीसरा प्रेजेंटेशन कि आप किस तरीके से ईपीएस को, अर्निंग पर शेयर को पीएनएल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करते हो, इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। पर यह अमाउंट आएगा कितना वो निकालने के लिए आपको ये इंड एएस पढ़ना होगा। सही में आया? तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने पीएनएल स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल पढ़ा था, उसके अंदर लास्ट में दो था, अर्निंग पर इक्विटी शेयर का मतलब हो गया ईपीएस, और इसको दो कैटेगरी में बांटा गया। दो टाइप के ईपीएस होते हैं, एक बेसिक और डिल्यूटेड ईपीएस। इसी के बारे में पढ़ना है। जैसे ही हम ये बेसिक और डिल्यूटेड ईपीएस पढ़ लेंगे हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, बस इतना ही है। इसलिए मैं इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से पढ़ाना चाहता हूँ चैप्टर को, इसलिए सारा मैं यहाँ लिख पाऊंगा। आपको स्टडी मैट खोलने की जरूरत भी नहीं होगी। जब आप मेरे ये चैप्टर, ये सिलेबस ये कंप्लीट कर लोगे ना, ये वाला चैप्टर, ये एएस खत्म हो जाएगा, तब आप स्टडी मैट खोलना और देखना सारे क्वेश्चन हुए या नहीं, सारे हो जाए। आपको पता है आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छुड़वाता मैं स्टडी मैट का। चलिए, अर्निंग पर शेयर इज टू टाइप, एक होता है बेसिक ईपीएस, एक होता है डिल्यूटेड एपीएस। पहले इसको बोलते हैं, दिस इंड एज रिक्वायर्ड एंटिटी टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करने के लिए, अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए, और प्रेजेंट करने के लिए अर्निंग पर शेयर कहां पर, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। और आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की दोनों एक साथ बनती है, एक साथ प्रेजेंट करनी होती है ना। तो अगर मैं करंट ईयर की पीएनएल स्टेटमेंट बना रहा हूँ, ये बैलेंस शीट बना रहा हूँ, तो मुझे प्रीवियस ईयर का डाटा भी दिखाना पड़ता है। आपने देखा कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा है आपने, वहां पर भी आपको करंट ईयर प्रीवियस ईयर दोनों का डाटा गिवन होता था इस तरीके से। तो ये एएस का क्या ऑब्जेक्टिव है, एक तो ईपीएस को कैलकुलेट करना, और ईपीएस को करंट ईयर के ईपीएस और प्रीवियस ईयर को ईपीएस को कैसे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में प्रेजेंट करना। इसके बाद हमने देखा कि ईपीएस हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है बेसिक ईपीएस, एक होता है डिल्यूटेड ईपीएस। अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं बेसिक ईपीएस से, इसको कंप्लीट करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं डिल्यूटेड ईपीएस, इसको कंप्लीट करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, और एएस खत्म हो जाता है। एएस बहुत आसान है, बस सारा खेल है यहाँ पर कैलकुलेशन का। चलिए भाई आ जाइए, स्टार्ट करते हैं बेसिक ईपीएस। पहले इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं, एंड देन फिर कैलकुलेशन फॉर्मूलेज वगैरह
लिखेंगे, ठीक है। चलिए बेसिक ईपीएस के बारे में समझते हैं। बेसिक ईपीएस इसको बोलते हैं बेसिक अर्निंग पर शेयर। बेसिक अर्निंग पर शेयर tells investor how much of the firm, how much of a firm net income was allotted to each share of common stock. Each share of common stock. देखिए बेसिक ईपीएस का मतलब है कि एक इन्वेस्टर को ये बेसिक ईपीएस ये बताता है कि एक फर्म ने टोटल अर्निंग कितनी कमाई है और वो अपनी अर्निंग को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अपने एक शेयर पर, इक्विटी शेयर पे। लेट सपोज कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने टोटल प्रॉफिट कमाया है 10 लाख रुपए का और उसके पास 1 लाख शेयर है, तो एक शेयर पे कितने का उसको अर्निंग पर शेयर मिल रहा है? 10 रुपए का। लेट सपोज कि कंपनी ने एक साल में 10 लाख का प्रॉफिट जनरेट करा है और उसके पास 10,000 ही इक्विटी शेयर है, तो 10 लाख का प्रॉफिट जब 10,000 इक्विटी शेयर में बटेगा तो पर शेयर निकल आएगा। तो दैट इज कॉल्ड बेसिक ईपीएस, बेसिक अर्निंग पर शेयर, जो इन्वेस्टरों को यह बताता है कि एक फर्म ने कितना नेट इनकम कमाया और कितना इनकम वो अपने शेयर होल्डर, मतलब स्टॉक, जो आउटस्टैंडिंग स्टॉक रहेगा, जो स्टॉक बोले तो इक्विटी शेयर होल्डर, स्टॉक बोले तो इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर जो उनके पास इक्विटी शेयर है ना, उन इक्विटी शेयर को कितना इनकम को अलॉट करना। अलॉटेड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, इसको कहते हैं बेसिक अर्निंग पर शेयर। अब सर मीनिंग तो समझ में आ गया कि बेसिक अर्निंग पर शेयर ही होता है, पर फॉर्मूला, चलिए तो यहां पर ईपीएस का फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। तो ईपीएस का क्या फॉर्मूला होता है बेसिक ईपीएस का? बेसिकली बेसिक ईपीएस कैसे निकाला जाएगा? प्रॉफिट या लॉस attributable to ordinary equity shareholder, to ordinary equity shareholder। अभी मैं समझाऊंगा ये फॉर्मूला कैसे बना है, उससे पहले लिख लो पहले। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर। एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर, ये तो हो गया सर फॉर्मूला। नोट, EPS कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। EPS कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, नेगेटिव हो सकता है क्योंकि अगर प्रॉफिट की जगह लॉस होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर मीन्स, ordinary equity share means original equity share, original equity share only. It does not consider ठीक है, इतना ही होता है। सर देखिए कैसे करना है,
कह रहा है बेसिक ईपीएस निकालने का तरीका है प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि जो प्रॉफिट और लॉस कंपनी ने कमाया है, जो प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है, वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना प्रॉफिट कमाया है कंपनी ने। तो कंपनी कितना प्रॉफिट एक तरीके का इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। हालांकि कंपनी बहुत सारा प्रॉफिट कमा रही है कि सारा थोड़ा बांट देगी, आपको ही पता है कंपनी सारा प्रॉफिट नहीं बांटती, कुछ जर्नलिज्म में रखती है, कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहला इसका मतलब है प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूटेबल टू दी ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर का मतलब है कितना प्रॉफिट इक्विटी शेयर वालों के लिए है, मतलब कितना प्रॉफिट कंपनी ने इक्विटी शेयर वालों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक तरीके से देना है उनको। And divided by weighted average number of ordinary equity shareholder and divided by weighted average number of ordinary equity shareholder। मैं कोई एग्जांपल बताऊं, मान लो कंपनी का प्रॉफिट हुआ 10 लाख का, पर कंपनी क्या करिए 5 लाख का प्रॉफिट अपने इक्विटी शेयर वालों को देगी, लेट्स सपोज, या 10 का 10 लाख देना चाहती है, वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। तो कंपनी का मान लो प्रॉफिट हुआ 10 लाख का और वो सारा का सारा बांटना चाहती है अपने इक्विटी शेयर। कंपनी के अभी इक्विटी शेयर 10,000 है, कंपनी के 10,000 इक्विटी शेयर मार्केट में अभी स्टिल एग्जिस्ट करते हैं। कुछ इक्विटी शेयर वालों को पेमेंट हो जाती है, मान लो किसने, कंपनी ने बायबैक कर लिया तो कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर वापसी कर लिए, पर अभी नहीं हुआ, मान लो अभी 10,000 के 10,000 आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर कंपनी के हैं जो बाहर मार्केट में है अभी। तो 10 लाख का प्रॉफिट है, 10,000 इक्विटी शेयर है, तो एक इक्विटी शेयर पे कितने का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, 100 रुपए का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस तरीके से दोस्तों हम निकालते हैं बेसिक अर्निंग पर शेयर। अब बेसिक अर्निंग पर शेयर नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए अगर कल को अगर आपका आंसर नेगेटिव में आए तो ये वो मत करिएगा कि अरे नेगेटिव कैसे हो गया, नेगेटिव में भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कंपनी को लॉस हो गया है, प्रॉफिट की जगह पर क्या हुआ, कंपनी को लॉस हुआ है, तो हर उसमें लॉस बटा है एक तरीके का। अब ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर जो लिखा है ना, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब है, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर का मतलब है एक ओरिजिनल इक्विटी शेयर। जो हमारे इक्विटी शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर के अंदर हमारे कई टाइप के इक्विटी शेयर होते हैं, जैसे कि कई टाइप के आपके पास प्रेफरेंस शेयर आ गए, इसके अंदर इक्विटी शेयर आ गए। तो हमारे जो इक्विटी शेयर है उनके, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर को तो फिक्स परसेंटेज ऑफ डिविडेंड मिलता है ना, प्रॉफिट का हिस्सा थोड़ी ना मिलता है, तो इसमें जो इक्विटी शेयर होंगे सर वही हमारा कंसिडर करा जाएगा, जो इक्विटी शेयर होते हैं मेन। ठीक है, तो इक्विटी शेयर क्या लेंगे, इक्विटी शेयर आपको जो भी क्वेश्चन में देगा वो ओरिजिनली देगा, तो उसमें कोई बड़ी सोचने की बात है नहीं। ठीक है, तो ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर मतलब नॉर्मल इक्विटी शेयर, जो ओरिजिनल इक्विटी शेयर है, जो लीगल फॉर्म में हमारे पास होते हैं। यहाँ हमारी कंपनी के इक्विटी इतने इक्विटी शेयर हमारे लीगल फॉर्म में है, उसको हम इक्विटी शेयर कहते हैं। प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर वगैरह कोई इंक्लूड नहीं होगा इसके अंदर। दूसरी बड़ी बात, अब यहाँ पर आपके पास आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर दूसरा डिनोमिनेटर में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ लिखा है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर। अभी तक मैं क्या कह रहा था, अभी तक मैं कह रहा हूँ वेटेड वर्ड का यूज कर रहा है, इसका लॉजिक भी मैं आपको बाद में दूंगा, बट अभी तक मैं आपसे बस इतना कह रहा था कि कंपनी ने 10 लाख का प्रॉफिट है जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है अपने इक्विटी शेयर वालों को। तो टोटल इक्विटी शेयर कितने हैं, 10,000। तो एक शेयर पे कितने का कंपनी इक्विटी शेयर पे एक शेयर पे कितनी अर्निंग हो रही है, 100 रुपए की, है ना। तो इस तरीके से आपका ये बन जाता है 100 ही हो गए ना, 10 लाख को अगर मैं 10,000 से डिवाइड करूंगा, हाँ, तो ये होता है। तो 100 रुपए पर इक्विटी शेयर वो कमा रहे हैं, उसको बोलते हैं बेसिक अर्निंग पर शेयर। पर इतना आसान नहीं है इसको निकालना कि डायरेक्टली आपको प्रॉफिट गिवन हो और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर गिवन हो, ये इतना आसान नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है, सबसे डिटेल वर्जन इसका यही है कि आप ये प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, मतलब इक्विटी शेयर वालों को कितना प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये कैसे कैलकुलेट होगा, एंड फिर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर वो कैसे कैलकुलेट होगा। तो फॉर्मूला है, अब इसकी कैलकुलेशन अलग से निकालना सीखते हैं, फिर इसकी कैलकुलेशन अलग से निकालना सीखेंगे, फिर जाकर हमको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूटेबल, प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूटेबल टू दी ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर, इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूटेबल टू दी ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर। अब इसके कुछ स्टेप्स है, सिंपल स्टेप्स है, वो आपको लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब इंटरेस्ट और टैक्स से पहले की अर्निंग। इंटरेस्ट और टैक्स मतलब देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज बताएं, सबसे पहले हम डिबेंचर वालों का पैसा देते हैं,
डिबेंचर वालों को इंटरेस्ट देते हैं, है ना। सबसे पहले क्या होता है, जो भी मैंने कमाया होता है उसमें मैं टैक्स पे करूंगा, उसमें पहले डिबेंचर वालों को इंटरेस्ट पे करूंगा। डिबेंचर वालों को इंटरेस्ट दे दिया, पहले अपनी आउटसाइड लायबिलिटी की चुकाते हैं, डिबेंचर वालों को इंटरेस्ट दे दिया, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर होंगे उनको इंटरेस्ट दूंगा, फिर बाद में जब पैसा बच जाएगा प्रॉफिट तब जाकर मैं इक्विटी शेयर वालों को देता हूं। यही एक तरीका होता है, ये तरीका आपको पहले से पता था। पहले क्या होता है, अगर किसी हमारे डिबेंचर है, हमारे पास डिबेंचर, तो पहले मैं डिबेंचर वालों को इंटरेस्ट दूंगा, तो पहली प्रेफरेंस होती है डिबेंचर वालों को इंटरेस्ट पे करने की। उसके बाद अगर प्रॉफिट बच जाएगा तो उसके बाद इंटरेस्ट पे करूंगा, डिविडेंड पे करूंगा इक्विटी प्रेफरेंस शेयर वालों को, प्रेफरेंस शेयर वालों को भी पे करते हैं, अब भी प्रॉफिट, अब वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा किस पे, इक्विटी शेयर होल्डर वालों पे, ठीक है। तो इक्विटी शेयर बिल्कुल लास्ट में मिलता है, ठीक है। हाई रिस्क हाई इनकम। जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, ये इंटरेस्ट वही है डिबेंचर वाला इंटरेस्ट, और टैक्स तो टैक्स होता है, इसको हम प्यार से बोलते हैं ईबीआईटी। अगर आपने पहले कभी नाम सुना होगा ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। ये निकाल ले आप, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। अब यहां से आप क्या करोगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करोगे। जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस कौन से, कब कब कहां इंटरेस्ट पे करते हो आप, सर इंटरेस्ट एक्सपेंस, अब यहां से सारे के सारे माइनस करोगे। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस बोले तो इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, लोन। सर डिबेंचर, सर डिबेंचर पे इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है, लोन पे हो सकता है, डिबेंचर पे, बॉन्ड हो सकता है, डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट हो सकता है, एंड एक्सेट्रा। और जगह अगर कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आप वो माइनस कर देना। जब आप इंटरेस्ट भी माइनस कर दोगे तो अब जो बचेगा वो अर्निंग बिफोर टैक्स रह जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट माइनस हो चुका है। तो इसको क्या बोलेंगे, अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स बोलेंगे, जिसको हम ईबीटी देते हैं, ईबीटी, क्योंकि आपने वो माइनस कर दिया। अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस करने के बाद अब यहां से टैक्स भी माइनस कर दो, तो लेस कर दो टैक्स, टैक्स एक्सपेंस। अब टैक्स एक्सपेंस का टैक्स रेट आपको गिवन होगा, टैक्स रेट अप्लाई कर लेना, टैक्स माइनस कर देना। टैक्स माइनस कर दिया भैया, टैक्स माइनस करने के बाद इसको बोलते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसको अर्निंग आफ्टर टैक्स भी कहते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स। पर इसका एक नाम और है, इसको हम ईएटी भी कहते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स। एक नाम और इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या बोलते हैं इसको, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो पीएटी भी कहते हैं इसको, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, अब ये प्रॉफिट है, अब प्रॉफिट किसको, प्रॉफिट से अब जितने भी हमारे शेयर होल्डर है उनको डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट शेयर होल्डर। अब प्रॉफिट जब शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इक्विटी शेयर वालों से पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड दिया जाएगा, क्योंकि उनको प्रेफरेंस पहले दिया, तभी तो वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। तो इसमें अब क्या करूंगा, डिविडेंड माइनस करूंगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर को जो डिविडेंड दे रहा हूं वो माइनस कर दोगे आप। तो प्रॉफिट में से पहले प्रेफरेंस शेयरों को डिविडेंड माइनस करोगे, और अब जो बच जाएगा ना दोस्तों, उसको बोलेंगे वो प्रॉफिट है जो अब इक्विटी शेयर वालों का प्रॉफिट है। अब ये सारा प्रॉफिट इक्विटी शेयर वालों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको बोलेंगे प्रॉफिट लॉस एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। आप समझ में आया, ये वो प्रॉफिट बच गया जो अब इक्विटी शेयर होल्डर वालों का है। लो सर, क्या आपको ये समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा था। सबसे पहले आपको दिया रखा होगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम ईबीआईटी कहते हैं। इसके बाद आप इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस कर देना, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, डिवेंचर, बॉन्ड और डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट आप पे करोगे वो माइनस कर देना। फिर आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इस पे आप टैक्स एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब प्रॉफिट में से हम क्या करते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिविडेंड दो जनों को देते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर, होता है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर डिविडेंड देने से पहले पहले प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड है, तो प्रेफरेंस शेयर को जब डिविडेंड दे दूंगा, अब जो वो प्रॉफिट बच गया अब सारा इक्विटी शेयर वालों का है, तो उसको कहते हैं प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूटेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर। समझ में आ गया, चलो। तो ये बात बड़ा इजी सा है, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको। तो हमने पहला वाला पॉइंट समझा कि प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूटेबल टू द ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर कैसे निकालते हैं। अब दूसरी बात आती है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर, ये कैसे निकालते हैं, इसका पॉइंट और समझने की कोशिश करते हैं। आइए तो हेड डालेंगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी
इक्विटी शेयर। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, तो सबसे पहले यहां पर भी देखेंगे कि भैया आपने ये नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर क्यों नहीं लिए। आप हमेशा ये कहते हो कि 10 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट कमाया जो इक्विटी शेयर वालों का है, ठीक है, और सब कुछ माइनस करने के बाद इंटरेस्ट कर दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दिया, टैक्स माइनस करने के बाद अब वो प्रॉफिट बच गया 10 लाख रुपए जो इक्विटी शेयर होल्डर को बांटना है। अब इक्विटी शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट बांटने हैं, तो आप देखो साल के एंड में आप मतलब आप देखो कि कितने शेयर आपने इशू कर रखे थे। आपने कहा भाई 10 लाख का प्रॉफिट है जो बांटना है और 10,000 शेयर मार्केट में इशू हो रखे हैं। अब 10 लाख का प्रॉफिट है जिसमें 10,000 शेयर मार्केट में इशू हो रखे, तो पर शेयर पे अर्निंग पर शेयर कितने आ जाएगी 100। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हुए ना, कितने मार्केट में इशू है, तो आप एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्यों ले रहे हो। तो यहां पर इसका कॉन्सेप्ट समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर एवरेज क्यों लिया गया है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्यों नहीं लिया, सिर्फ एवरेज ही क्यों लिया है। तो आइए इसका कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और आपको मजा आएगा जब आपको समझाऊंगा, ठीक है, और आपको लगेगा कि हाँ यार सही चीज है, एवरेज ही लेना चाहिए। तो सबसे पहला आता है, इसके बारे में ले लेता हूं, मीन नंबर ऑफ ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर आर एडजस्टेड, साथ साथ लिखेंगे एडजस्टेड बाय द टाइम फैक्टर, एडजस्टेड बाय टाइम फैक्टर, आर एडजस्टेड बाय टाइम फैक्टर। दैट इज कैसे निकालेंगे, दैट इज नंबर ऑफ डेज for which share are outstanding, number of days for which share are outstanding as a proportion of total, as a proportion of total number of day in a year, total number of day in a year, as a proportion of total number of day in a year, total number of day in a year। सर अभी क्या ये समझ नहीं आ रहा होगा, पर मैं आपको पूरा समझा दूंगा। दूसरा पॉइंट है, इट इज कैलकुलेटेड as follow, it is calculated as follow। number of equity share outstanding in the beginning of the year, in the beginning of the year, number of equity share outstanding in the beginning of the year। इसमें ऐड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर issued during the year, here multiply number of day या month अपॉन में ईयर, इन डे या मंथ, ईयर्स इन डे या मंथ। यहां पर आप इसको ऐड कर देंगे, फिर आप यहां से माइनस करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बाय बैक ड्यूरिंग द ईयर, वही मल्टीप्लाई बाय जो ऊपर लिखा, यहां से माइनस कर देंगे, एंड माइनस करने के बाद जो आएगा उसको हम बोलेंगे वेटेड, इसको बोलेंगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर।
पहले आप इतना उतार लीजिए, फिर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से। चलिए, तो ये बेसिक चीजें हमें ये देख रहे हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि वेटेड क्यों करना है। लेट्स सपोज एग्जांपल ले लेते हैं। ये कंपनी का साल जो 1 अप्रैल से चालू हो रहा है और साल खत्म हो रहा है 31 मार्च को। साल के शुरू में कंपनी के पास 1000 शेयर थे। साल के शुरू में कंपनी के पास 1000 शेयर थे। नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग का मतलब है इतने शेयर अभी कंपनी के पास है जिनका पैसा कंपनी पे लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, 1 जनवरी को और शेयर इशू हुए। नंबर ऑफ शेयर इशू कितना हो गया भाई, 600 शेयर और इशू हो गए। तो मुझे बताओ साल के एंड में कितने शेयर हो गए एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड 1000 शेयर हमारे साल पिछले साल से थे जो अभी भी स्टिल है जिनका पैसा लगा हुआ है, और 600 शेयर हमने 1 जनवरी को और इशू करे, तो टोटल 1600 शेयर है कंपनी के। कंपनी का प्रॉफिट में अभी मान के चलो कि कंपनी का प्रॉफिट है, लेट्स सपोज एग्जांपल लो, फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, मैं लिख देता हूं यहाँ पर प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना है उसका प्रॉफिट है। ये है जी 1,10,000 रुपए। 1,10,000 रुपए आपका, नहीं ये नहीं, 2,20,000 रुपए आपका प्रॉफिट है कंपनी का इक्विटी शेयर। तो मुझे एक बात बताओ, कंपनी का अर्निंग पर शेयर कैसे निकालोगे आप? ऐसे निकालो, अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू प्रॉफिट 2,20,000 और टोटल मार्केट में कितने शेयर इशू हुए, नंबर ऑफ शेयर कितने इशू रखे मार्केट में 1600। तो इस हिसाब से आपका अर्निंग पर शेयर कितना निकल जाएगा, कैलकुलेटर नहीं है, 2,20,000 डिवाइडेड बाय 1600, इस हिसाब से आपका अर्निंग पर शेयर आएगा 137.5। ये आपका अर्निंग पर शेयर है जो कि टोटली गलत है। सर गलत क्यों है, पहले ये बताओ गलत क्यों है। अब एक बात बताइए सर, ये प्रॉफिट पूरे साल का है, अब जब पूरे साल का ये प्रॉफिट है तो पूरे साल का प्रॉफिट इनको डिस्ट्रीब्यूट हुआ चलेगा, क्यों? क्योंकि इनका पैसा साल के शुरू से लगा हुआ है पूरे साल तक। बट जो 1 जनवरी को नए शेयर इशू हुए इनको भी तो पूरे साल का प्रॉफिट मिल गया, जबकि इन्होंने कंपनी में पैसा कितने लगाया था, 1 जनवरी को पैसा लगाया था, पर इनको भी तो पूरे साल का प्रॉफिट मिल गया। गलत नहीं है, आप समझिए। 1000 शेयर जो हमारे पे साल के शुरू में थे, ये तो पिछले साल हमने इशू करे होंगे, तो साल के शुरू में 1000 शेयर आया होगा, तो जो पैसा इन्होंने दिया वो कंपनी में पूरे साल लगा हुआ है, तो इनका पैसा पूरे साल लगा हुआ है, तो पूरे साल जो प्रॉफिट कमाए इनको मिलना चाहिए, बिल्कुल सही है। और दूसरा ये है कि जो 1 जनवरी को हमने नए शेयर इशू करे, उन्होंने अपना पैसा इस साल कितना टाइम और लगा, उनका पैसा कितना टाइम लगा, उनका पैसा तो सिर्फ 3 ही महीने लगा है, जनवरी फरवरी मार्च। तो क्या इनको पूरे साल का प्रॉफिट मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। तो अगर आप ये कहते हो कि टोटल प्रॉफिट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ शेयर अभी तक कितने इशू है, तो 1600 है। अब ये उस 1600 में ये हमें नहीं पता चलेगा कि भैया 1100 1000 जो है वो पहले के हैं और 600 जो है वो बाद के हैं, तो इसलिए वो पता नहीं चलेगा। इसलिए 1600 जो है वो गलत इंडिकेशन दे देगा कि ये कहेगा कि 2,20,000 का प्रॉफिट पूरे इक्विटी शेयर में बांट दो, जिसमें वो इक्विटी शेयर होल्डर को भी उतना प्रॉफिट मिल जाएगा पूरे साल का, जबकि उसने पैसा सिर्फ 3 महीने का ही लगाया, उसका पैसा इस साल। हाँ, अगले साल ये साल का एंड, अगले साल 1600 होंगे तो अगले साल के प्रॉफिट में पूरा 1600 इनका मिलेगा। अगले साल का जो प्रॉफिट होगा उस पर पूरे 1600 वालों को शेयर पे बटेगा प्रॉफिट। बट अभी के लिए ऐसा बांट देंगे तो गलत हो जाएगा। तो अभी के लिए क्या करना है, अभी के लिए ये करना है कि भैया हम इसको एडजस्ट कर देंगे टाइम फैक्टर के हिसाब से। टाइम फैक्टर के हिसाब से बोले तो भाई मैं कहूंगा देखो 2 तरीके हैं, या तो प्रॉफिट अलग अलग बांट दो, ये 2,20,000 का प्रॉफिट, 2,20,000 का प्रॉफिट, 2,20,000 का प्रॉफिट, 2,20,000 का प्रॉफिट, या तो 11,000 शेयर में अलग बांट दो, या 2,20,000 का प्रॉफिट 3 महीने का निकालकर इनमें अलग बांट दो। पर ऐसा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, तो हमने क्या करा, एक इक्विवेलेंट अप्रोच अपनाई। इक्विवेलेंट अप्रोच क्या अपनाई, हमने देखा कि देखो जो 1000 शेयर है, नंबर ऑफ शेयर इन बिगनिंग, अब मैं एडजस्ट कर रहा हूं। मैंने कहा भाई टोटल नंबर ऑफ शेयर बिगनिंग में कितने, 1000, ठीक है। अच्छा, ये पूरे साल का प्रॉफिट कितना है, 12 महीने का, और ये 1000 शेयर का पैसा कितना टाइम लगा है, 12 महीने लगा है ना। प्रॉफिट कितने महीने का है, 12 महीने का, पर ये 1000 शेयर का पैसा कितना लगा है, पूरे 12 महीने लगा है। तो मतलब हम कहेंगे कि भैया जो प्रॉफिट है पूरे 1000 शेयर में बांटो,
क्योंकि इन 1000 शेयर पूरे प्रॉफिट जो है, जो भी मैंने प्रॉफिट कमाया वो 1000 शेयर में बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये 1000 शेयर का पैसा पूरे साल लगा है, पैसा भी पूरे साल लगा है, प्रॉफिट भी पूरे साल का है, तो पूरा बढ़ना चाहिए 1000 शेयर के हिसाब से। पर जो नंबर ऑफ इशू करे हैं आपने, नंबर ऑफ शेयर इशू आपने किए हैं इन मिडल में जो इशू करे, अब मुझे बताओ ये जो 600 शेयर आपने इशू करे, इनको पूरे 12 महीने का प्रॉफिट अगर नहीं देंगे सर, क्यों हम कहेंगे भाई 600 शेयर तुमने सिर्फ 3 महीने का ही तुम्हारा पैसा लगाया इस साल, तो तुम्हें प्रॉफिट में हिस्सा भी 3 महीने के हिसाब से मिलेगा। अब प्रॉफिट को 3 महीने में कन्वर्ट नहीं कर रहा, क्या कर रहा हूं, इन 600 को इस तरीके से कन्वर्ट कर रहा हूं कि अगर ये 600 3 महीने के लिए लगे, पर यही 600 अगर कितना ऐसा अमाउंट हो, कितना ऐसा शेयर हो जो पूरे साल के लिए हो। मेरे समझने की कोशिश करिए क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा भाई ये देखो 12 से डिवाइड करा, मैंने 600 को 12 से डिवाइड करा और 3 से मल्टीप्लाई करा, इसका मतलब ये 600 का जो पैसा लगा है वो 3 महीने के लिए लगा हुआ है, पूरे 12 महीने के लिए लगा है। ये 1000 शेयर का पैसा पूरे 12 महीने के लिए लगा है, इसलिए मैंने इसको 12 डिवाइड में 12 करा, क्योंकि 12 महीने का प्रॉफिट है और ये 1000 का शेयर पूरे 12 महीने के लिए लगा हुआ है, इसलिए 1000 को पूरा प्रॉफिट 12000 के हिसाब से मिलना चाहिए, मुझे 1000 शेयरों को मिलेगा, मतलब ये प्रॉफिट है पूरे 1000 शेयर होल्डर को मिलेगा। सिमिलरली ये 600 जो शेयर हमने लगाए हैं वो 3 महीने इनका पैसा लगा हुआ है, तो इन 12 महीने के प्रॉफिट में इनको 3 महीने का प्रॉफिट दिया जाएगा। तो हमने क्या करा, शेयर को 3 महीने में कन्वर्ट कर लिया, ये शेयर जो 600 शेयर है इसको 12 महीने से डिवाइड करके इसको 3 के हिसाब से कन्वर्ट कर लिया, मतलब इन 3 के हिसाब से इसको कन्वर्ट कर लिया। कितना आ गया जरा बताइए एक बार, कितना आ गया, 600 डिवाइडेड बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गया 150। इसका मतलब ये एक इक्विवेलेंट अप्रोच है। इक्विवेलेंट अप्रोच का मतलब होता है कि या तो आप 3 महीने का प्रॉफिट 600 शेयर में बांट दो, या तो आप इस 3 महीने को, इस प्रॉफिट को 3 महीने में कन्वर्ट करके 600 शेयर में बांट दो, तो 3 महीने का प्रॉफिट 600 में बढ़ जाएगा। या आप ऐसा करो, ये 2,20,000 का प्रॉफिट जो पूरा साल का है वो 150 जनों में बांट दो, बात एक ही होती है। हम ये मान के चलेंगे जो 600 शेयर इन्होंने 3 महीने के लगाया था वो 150 शेयर के बराबर है पूरे साल के लिए। ये एक इक्विवेलेंट अप्रोच है कि 600 को मैंने उतने नंबर ऑफ शेयर में कन्वर्ट कर लिया जो पूरे साल लगता, उनका पैसा पूरे साल लगता। समझ में आया? मैं एग्जांपल देता हूं आपको, लेट सपोज कि मान लो ये 600 शेयर है, इन्होंने हर एक ने, मान लेते हैं हर एक ने इन्होंने 100 रुपए लगाए, 3 महीने के लिए। तो 600 शेयर एक महीने में इन्होंने 100 रुपए लगाए, तो 3 महीने के पैसे इन्होंने इकट्ठे दिए, तो 600 शेयर इंटू 3 कितना आ जाएगा, 1800 इंटू 100 रुपए कितना आ जाएगा सर, 1,80,000। टोटल इन्होंने 1,80,000 रुपए लगाए। मैं दोबारा बताता हूँ, 600 शेयर है, ठीक है, 3 महीने के लिए उन्होंने पैसा लगाया है और 100 रुपए लगाएंगे एक महीने, 100 रुपए अगर एक महीने लगाएंगे तो 3 महीने का कितना, ये मैं कह रहा हूँ। 600 शेयर है, 600 शेयर बता, 600 शेयर होल्डर है, जिन्होंने हर एक शेयर होल्डर ने 100 रुपए दिए एक महीने के, और उन्होंने 3 महीने का पैसा देना इकट्ठा, तो कितना आ जाएगा जी, 1,80,000 हो जाएगा। या तो आप ऐसे कह लो कि 600 शेयर हर एक शेयर 100 रुपए देगा 3 महीने के लिए, या आप ऐसे कह लो 150 शेयर हर एक बंदा 100 रुपए देगा 12 महीने के लिए, तब भी 1,80,000 ही आएगा। मतलब बेसिकली क्या हुआ, हमने जो 600 शेयर का पैसा है 3 महीने के हिसाब से, वो 150 शेयर का पैसा 12 महीने के हिसाब से कन्वर्ट कर लिया, मतलब शेयर में कन्वर्जन कर लिया, प्रॉफिट में कन्वर्ट ना करके। अब आप देख लो भैया 150 शेयर हर एक बंदा कितना देगा जी, हर एक बंदा 100 रुपए देगा, और अगर 600 शेयर हर एक जना 100 रुपए दे रहा है 3 महीने के लिए, तो बन रहे 1,80। तो कितने शेयर होल्डर ऐसे होंगे जो हर महीने 100 रुपए देंगे पूरे साल के लिए, तो 1,80 बने, तो ऐसे 150 शेयर होंगे, तब जाकर वो 1,80,000 बनेगा। चेक कर लो। तो हमने बेसिकली निकाला क्या है, इस 600 शेयर को हमने इस तरीके से कन्वर्ट करा कि ये 600 शेयर जो 3 महीने के अकॉर्डिंग था वो 150 शेयर 12 महीने के अकॉर्डिंग बना दिया। तो अब ये 1000 शेयर भी 12 महीने के हिसाब से हो गया, और ये 600 जो 3 महीने के हिसाब से था इसको हमने 12 के हिसाब से कन्वर्ट कर लिया। या तो 600 शेयर जो पैसा 3 महीने में लगा रहे हैं वही 150 शेयर पूरे साल लगाए, तो सेम ही बात बनती है। तो हमने क्या करा, इस 600 को इस हिसाब से कन्वर्ट करा कि वो पूरे 12 महीने के हिसाब से बन जाए। राइट, समझ में आ गया। अब हमारे पास बताओ पूरे 12 महीने में कितने शेयर थे, कितने इक्विवेलेंट शेयर थे, 1150 शेयर थे। हालांकि हमारे अभी नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 1600 जो मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम पूरे साल का प्रॉफिट पूरे साल वाले शेयर होल्डर को देंगे। अब ये 1000 शेयर तो पूरे साल ही लगा इनका पैसा, पर इनका 600 का 3 महीने का लगा। तो हमने क्या करा, कितना ऐसे शेयर होल्डर जिनका पैसा, जो पैसा लगा है वो पूरे 12 महीने के हिसाब से, तो हमने देखा भैया ये 600 शेयर अगर ना कहते हुए अगर इनको 150 कह दो तो 12 महीने के अकॉर्डिंग 1,80 बन रहा है, जितना वो बन रहा है। ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है।
एग्जाम्पल है। तो 600 को हमने 600 3 महीने के हिसाब से था, वो 150 कर दिया 12 महीने के हिसाब से। तो मैं कह सकता हूं 1150 शेयर है जो पूरे 12 महीने जिनका पैसा लगा, ऐसा कह सकते हो आप। तो अब इस तरीके से ये निकल गया हमारा नंबर ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर होल्डर, वेटेड एवरेज डायरेक्टली। तब आप यहां पर निकालोगे ईपीएस, जो ईपीएस इस तरीके से निकलेगा, ईपीएस इक्वल टू 2,20,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1150। अब जाकर यहां पर ईपीएस आ जाएगा। अब जहां पर यहां पर ईपीएस आ जाए, कितना आ जाए अमाउंट, 2,20,000 डिवाइड बाय 1150, तो ये आ गया 191.9। आया ना, ज्यादा आया ना। पहले क्या आ रहा था, 137 रुपए मिल रहा था। क्यों? क्योंकि इन 600 शेयर वालों को भी पूरे साल का प्रॉफिट बट रहा था। बट अब क्या हो रहा है, अब सिर्फ 119 पॉइंट कुछ मिल रहा है, कि मतलब जो हमारे 600 शेयर थे उनको हमने 150 में कन्वर्ट करा पूरे साल के हिसाब से। वो 600 3 महीने के हिसाब से था, उसको 150 में कन्वर्ट करा पूरे साल के हिसाब से। अब 1150 शेयर होल्डर को मिलेगा 191 रुपए के हिसाब से। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलिए, तो ये हमारा पॉइंट था। हाँ, एक पॉइंट और आ जाता है यहाँ पर, एक पॉइंट और आ जाता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी बायबैक कर लेती है। बायबैक बोले तो कंपनी इस, जैसे हमारे पास साल के शुरू में 1000 शेयर था, इनको क्या करा कंपनी ने बीच में आकर क्या कर दिया, इनके बीच में आकर हमने कंपनी का बायबैक कर लिया। लेट्स सपोज यहाँ पर अप्रैल से लेकर जून तक 1 जुलाई को कंपनी ने क्या करा, 1 जुलाई को इसमें से 200 शेयर का बायबैक कर लिया। 200 शेयर बायबैक करने का मतलब क्या हुआ, 200 शेयर बायबैक करने का मतलब ये हुआ कि जो 1000 शेयर था उनमें से 800 शेयर का पैसा तो यहां तक लगाए, सॉरी 800 शेयर का पैसा तो पूरे साल तक लगाए, और जो 200 शेयर यहीं पर उनका पैसा लौटाते हैं उनका यहां तक लगाए। तो अब मेरे को बताओ, यहां पर ये 1000 शेयर का पैसा मैंने यहां पर जोड़ रखा, ये रहा 1000 शेयर का पैसा यहां जोड़ रखा, 1000 शेयर यहां पर जोड़ रखे। बट ये 1000 शेयर क्या पूरे साल रहे? अगर बायबैक कर दिया बीच में, मतलब कंपनी ने इन शेयर होल्डर को बोला, इनमें से 200 शेयर होल्डर को बोला तुम पैसा दे रहे हो तो हमें शेयर वापस कर दो हमारे, बायबैक। तो कंपनी ने अभी तक मैं क्या कर रहा था कि ये 1000 जो शेयर है, ये 1000 शेयर है, ये पूरे साल इनका पैसा लगा हुआ है। बट बीच में क्या हुआ, बायबैक हो गया, मतलब 6 महीने में बायबैक हो गया। तो मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि जो ये 1000 शेयर है इसमें से 200 शेयर का पैसा आ गया है, 200 शेयर का पैसा हमने ले लिया है। तो अब यहां के बाद से 1000 नहीं 800 ही चला। अब मैंने तो यहां पर 1000 कर दिया, मैंने तो यहां पर 1000 कर दिया, तो अब क्या करूंगा, यहां से मैं एक और चीज, जैसे मैंने ये ऐड करा ना, यहां से मैं माइनस कर दूंगा बायबैक। क्यों माइनस करूंगा जरा बताना, बायबैक का अमाउंट, बायबैक के शेयर इश्यू माइनस करूंगा, क्योंकि मैं ये कहूंगा देखो 200 शेयर है 12 महीने के हिसाब से, और वो कब बायबैक हो गए, 6 महीने के अंदर 6, तो इस हिसाब से 100 शेयर मैं यहां से बायबैक के हटा दूंगा। क्यों हटा दूंगा, क्योंकि देखो अगर 200 शेयर 6 महीने के हिसाब से, तो 100 शेयर का पैसा 12 महीने के हिसाब से। अगर मैं बोलूं 200 जने मुझे 1 रुपया दे 6 महीने के लिए, 200 जने 6 महीने के हिसाब से पैसा दे, तो 100 जने 12 महीने के हिसाब से पैसा देंगे, बात बराबर होगी। बताओ सर, अगर मान लो 200 जने, अगर 200 छोड़ो, मान लो 2 जने हैं जो मुझे 6 महीने तक 10 रुपए दे रहे हैं, कितने दे रहे हैं, 10 रुपए 6 महीने तक, तो 2 × 10 20 रुपए दे रहे हैं। एक महीने 2 जने हैं, एक जना 10 रुपए दे रहा है, तो 2 जने 20 रुपए दे रहे हैं, 6 महीने तक देंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 120 रुपए आ जाएगा। अगर मैं कहूं ये 2 जने 6 महीने तक 10 रुपए दे रहे हैं, तो एक जने 10 रुपए देगा 12 महीने तक, तब भी तो 120 ही आएगा। मतलब जो मेरे 200 शेयर थे उसको मैंने एक कर लिया, तो 200 शेयर 6 महीने के हिसाब से था, मैंने कहा 100 शेयर 12 महीने के हिसाब से, बात एक ही होती है। तो हमने क्या करा, जो हमारे शेयर बायबैक हुए रखे थे वो इसके अंदर जुड़े हुए हैं, है ना, इस 1000 के अंदर ही तो जुड़े हुए हैं। अब अगर मैं इनकी पेमेंट कर दूंगा तो यहां से माइनस करूंगा ना उतना, तो यहां से मैंने आगे के अमाउंट के 100 रुपए माइनस कर 100 शेयर। अब ये 200 से शेयर कैसे कन्वर्ट हुआ, क्योंकि ये 206 के हिसाब से है और वो 100 12 के हिसाब से, तो सारी चीजें 12 के हिसाब से आ जाती है यहाँ पर। तो ये 200 अगर 6 के हिसाब से है तो वो 12 के हिसाब से आया 100, इसलिए वो माइनस कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि यहां वाले में जुड़ा हुआ है वो शेयर, इसलिए वो यहां हटा रहा हूं। और ये जो 600 शेयर है वो इसमें नहीं जुड़ा था, इसलिए मैं ऐड कर रहा था। इसलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, जो शेयर आप इशू करते हो ना, इशू, उसको तो आप ऐड करोगे क्योंकि वो बिगिनिंग में नहीं जुड़ा हुआ, और जो शेयर आप बायबैक करते हो ना, बायबैक, वो बिगिनिंग वाले में जुड़ा होता है, इसलिए मैं उसको यहां से माइनस कर रहा हूं। तब जाकर आता है वेटेड, और ये वहां पर प्रॉफिट में से, इस वाले प्रॉफिट में से डिवाइड कर देना, और आपका आंसर सामने आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर, बेसिक अर्निंग पर शेयर। इसके कुछ डिटेल कॉन्सेप्ट भी है, अभी इसके कुछ एडवांस स्पेशल केस भी है। इसमें स्पेशल केस कराने के बाद ये बेसिक अर्निंग पर शेयर खत्म हो जाएगा, बट अभी नहीं करा रहा, आज की क्लास में नहीं करा रहा। आज की क्लास को सिर्फ यहीं तक रखते हैं, यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को,
और बेसिक अर्निंग पर शेयर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे, जिसके अंदर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन भी करा दूंगा, स्पेशल केस जो है वो भी करा दूंगा। होप आपको ये समझ में आ गया है कि ये जो फॉर्मूला है उसको मैंने डिटेल में समझा दिया, ये कैसे कैलकुलेट होता है, ये कैसे कैलकुलेट होता है, वेटेड क्यों करते हैं ये भी समझा दिया मैंने आपको। और ये दोनों कैलकुलेट अलग अलग करने के बाद बेसिक पर अर्निंग पर शेयर प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ वेटेड नंबर ऑफ शेयर निकालकर डिवाइड करके आपका अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर। अगली क्लास में बेसिक अर्निंग पर शेयर मैं खत्म करा दूंगा विद क्वेश्चंस इसके रिलेटेड, फिर डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर करेंगे एंड देन फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मैक्स टू मैक्स इस चैप्टर की 4 क्लास लगी, उससे ज्यादा नहीं लगी क्वेश्चन के साथ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।